हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चैनल पे चल रही है अनिल मोहन की बंधक। 5 पार्ट में ऑलरेडी इसके डाल चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका 6वां भाग। शाबाश, अली मुस्कुराया। मुझे तुम पर गर्व है बशीर। मैं चाहता हूँ तुम संगठन के खास आदमी बन जाओ। ये आपकी मेहरबानी है जनाब। संगठन में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम्हारे सामने शानदार मौका है अपनी ज़िंदगी संवारने का। तो मैं काम पर दिल्ली भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूँ वहाँ तुम कुछ ऐसा कर दिखाओ कि संगठन की नज़रों में चढ़ जाओ, ताकि जब मैं तुम्हारी सिफारिश करूँ तो कोई मेरी बात को इनकार ना कर सके। मैं दिल्ली से नाम कमा कर ही लौटूंगा, बशीर ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या मैं ये बात संगठन के बड़ों से कह दूँ कि तुम दिल्ली में काम को शानदार अंजाम दोगे, ऐसा कि देखने वाले हैरान रह जाएं? बिल्कुल कह दीजिए। बशीर संगठन की खातिर अपनी जान तक दे देगा। नहीं, जान तो बचा कर रखनी है तुमने। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, परंतु हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत काम की है। हम अगर किसी को कोई काम सौंपते हैं तो ये भी चाहते हैं कि वो काम को ज़बरदस्त ढंग से अंजाम दे। मैं समझ गया जनाब, आप मेरा काम देखना, दिल्ली को हिला के रख दूंगा। तुम्हारे ये शब्द मैं संगठन के बड़ों तक पहुंचा दूंगा। ज़रूर जनाब, मैं अपने को साबित करके दिखाऊंगा। यही तो देखना है अब हमें कि बशीर में कितना दम है। वो अपनी कही बात को पूरी करके दिखाता है या नहीं। बशीर की आंखों में खतरनाक चमक लहरा उठी। मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। हर कोई देखेगा कि बशीर क्या करता है। मुझे मालूम है तुम कुछ खास करके दिखाओगे। यूं ही मैंने तुम्हें नहीं चुना, अली ने हवा देने वाले अंदाज में कहा। अब तुम जाकर आराम करो और शाहिद को मेरे पास भेज दो। बशीर चला गया। कुछ ही देर में शाहिद सामने कुर्सी पर बैठा था। जब तुमने संगठन में प्रवेश किया तो फॉर्म में तुमने अपनी इच्छा लिखी थी कि तुम्हें हिंदुस्तान से नफरत है। मुझे मौका दिया जाए हिंदुस्तान जाकर बदला लेने का, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पिता जेल में बंद हैं। शाहिद के दांत भिज गए। अली की निगाह शाहिद के चेहरे पर थी। इसी कारण तो मैं संगठन में आया कि शायद मुझे मौका मिल जाए, और अब मौका मिल गया। क्या किया हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ? अली ने पूछा। मेरा परिवार गरीब है। जाने क्यों पाकिस्तान से मेरे पिता का मन उखड़ गया और वो कहने लगे कि अमृतसर जाकर काम करूंगा। मैंने और घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि जो करना है यहीं कर लो, सरहद पार जाने की क्या ज़रूरत है। परंतु उनके मन में तो अमृतसर जाने की धुन सवार हो गई थी, क्योंकि बंटवारे से पहले वो अमृतसर में ही रहते थे, वहीं पैदा हुए थे। फिर एक दिन वो सीमा पार करके हिंदुस्तान में प्रवेश कर गए और पकड़े गए। पकड़े गए? जी हाँ। बात इतने तक ही होती तो मैं दिल पर पत्थर रख लेता, परंतु उन्हें आतंकवादी समझा गया। जेल में ठूस दिया गया। 2 बार लाहौर के अखबार में ये खबरें आईं, फिर उनकी खबर नहीं आई। मेरे भोले भाले पिता को हिंदुस्तान ने आतंकवादी बना दिया। बस तब से ही मेरे मन में हिंदुस्तान के लिए नफरत भर गई। बिना हथियार बरामद किए वो लोग तुम्हारे पिता को आतंकवादी कैसे एक बक्सा उनके पास से मिला था, मैंने अखबार में ही पढ़ा था। लाहौर में किसी ने उन्हें बक्सा अमृतसर पहुंचाने को कहा था। बदले में अमृतसर वाले व्यक्ति ने उन्हें 1000 रुपया देना था। मेरे पिता को नहीं पता था कि उस बक्से में क्या था। अखबार से पता चला कि उस बक्से में रिवॉल्वरें और गोलियां थीं। ओह! हिंदुस्तान की पुलिस ने, मिलिट्री ने उन्हें आतंकवादी का तमगा दे दिया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ तुम्हारे पिता के साथ। अब वो कहाँ बंद है? अमृतसर या पासी की किसी जेल में? अली ने खाली कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया। इस कागज़ पर अपने पिता का नाम, उम्र और हुलिया लिख दो। उससे क्या होगा? शाहिद ने पूछा। तुम सब दिल्ली जाने वाले हो। वहाँ पर तुम लोगों को बंधक बनाकर अपने पास रखोगे। उन बंधकों के दम पर हमने भारतीय जेलों में बंद अपने कुछ साथियों को छुड़ाना है, तो साथ ही तुम्हारे पिता की रिहाई भी मांग लेंगे। सच? शायद खुश हो उठा। मेरे पिता आज़ाद हो जाएंगे? कोशिश तो है, परंतु सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। मुझ पर? हाँ, अगर तुम दिल्ली जाकर बढ़िया ढंग से काम करते हो, समझदारी से काम लेते हुए लीडर के कहने के मुताबिक काम करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बंधक बनाने में सफल रहते हो, तो हम तुम्हारे पिता को आज़ाद कराने की पूरी चेष्टा करेंगे। मैं अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करूँगा, शायद तेज स्वर में कह उठा। जो भी लीडर करने को गए वही करना, वही करूँगा। हर हिंदुस्तानी हमारा दुश्मन है। वहाँ पर सब हमारे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। उनको समझा देना है कि अगर हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो हम हाथ तोड़ देंगे, गर्दनें काट देंगे। भारतीय जेलों में तुम्हारे पिता जैसे कई मासूम लोग बंद हैं जो वापस अपने वतन पाकिस्तान लौटना चाहते हैं, परंतु भारत उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। हम उन्हें आज़ाद कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी आशाएं तुम सबसे ही हैं, तभी तो तुम 10 लोगों को तैयार करके दिल्ली भेज रहे हैं हम। मैं समझ गया। आप देखना, मैं बहुत सारे लोगों को बंधक बनाऊंगा। भारतीय जेलों में बंद सब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सरकार को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं वहाँ कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने अपने पिता को भी आज़ाद कराना है। शाबाश,
यही जज्बा रहा तो तुम बहुत नाम कमाओगे। तुम्हारे पिता पुनः पाकिस्तान में तुम्हारे बीच होंगे और उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा। तुम्हें दिल्ली में बहुत अच्छे ढंग से काम करना होगा। मैं ऐसा ही करूँगा, ज़रूर करूँगा। जो आप चाहते हो उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। शाहिद का स्वर जोश में भर उठा था। मैं पहले ही संगठन के बड़ों को कह चुका हूँ कि शाहिद पर मुझे बहुत भरोसा है, वो कुछ करके दिखाएगा। आपका भरोसा कायम रखूंगा जनाब, शाहिद दृढ़ स्वर में कह उठा। उसके बाद शाहिद चला गया। अली ने फाइल बंद की और कुर्सी पर ही पसर कर बैठ गया। आंखें बंद कर ली। थकान सी महसूस कर रहा था वो। 10 मिनट तक वहाँ शांति रही। फिर एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया। अली ने आंखें खोली। थके से लग रहे हैं जनाब। हाँ, थक गया हूँ। तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला दो। अभी लाया, कहकर वो पलटा और चला गया। अली के चेहरे पर सोचें नाचती रहीं। फिर वो उठा और कमरे में टहलने लगा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके मस्तिष्क में कई तरह की सोचें बन बिगड़ रही हैं। वो उलझा हुआ है। कुछ ही पल बीते कि उसका मोबाइल बज उठा। फ़ोन निकालकर उसने स्क्रीन पर आया नंबर देखा। फिर कॉलिंग स्विच दबाकर फ़ोन कान से लगाया। कहिए जनाब। दिल्ली से लीडर का फ़ोन आया था। वो कुछ पूछ रहा है। तुम उसके सैटेलाइट फ़ोन पर बात कर लेना। अभी कर लूँगा जनाब। लड़कों को पूरी तरह तैयार कर दो अली। ऐसे कि छुरी की धार से तेज़ हों। उनमें हिंदुस्तान के प्रति नफ़रत भर दो। उनमें क्रूरता भर दो। सरहद पार करने के बाद उन्हें हर कोई दुश्मन ही लगे। यही कर रहा हूँ जनाब। झूठ का सहारा लेकर उनके दिमागों में जहर भर रहा हूँ कि हिंदुस्तान पहुँचकर हर कोई एक से बढ़कर अपनी क्रूरता का नमूना दिखाए। उन्हें बता रहा हूँ कि हिंदुस्तानी मरेंगे तो हम जिएंगे। दिल्ली पहुँचकर वो किसी पर रहम ना करे। उन्हें समझा देना कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में बसता है। उनका परिवार पाकिस्तान में रहता है। दिल्ली में उनकी गोलियों की जद में आने वाला कोई भी उनका रिश्तेदार, सगा वाला या हमवतन नहीं होगा। वो सब दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। जब वो तैयार हो जाएंगे तो तब मैं उनसे मिलूँगा। अगले 5 दिन में मैं उन्हें तैयार कर दूँगा, अली ने कहा। शेर बना देना उन्हें, ऐसे शेर जिन्हें सिर्फ अपना शिकारी नज़र आता है। आपका भरोसा हर बार मुझ पर खरा उतरा है, इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपना काम कितने बढ़िया ढंग से करते हो। लीडर से बात कर लेना। अवश्य जनाब। फ़ोन कट गया। अली ने मोबाइल जेब में रखा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ा। तभी वो व्यक्ति कमरे में आया और कॉफ़ी का प्याला टेबल पर रखता बोला, और क्या सेवा करूँ जनाब। लड़के क्या कर रहे हैं? अली ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। उनका ध्यान रखो। उनसे खाने पीने के बारे में पूछो। उन्हें लगना चाहिए कि हमें उनकी चिंता है, जो कि है भी। मैं समझ गया जनाब, कहकर वो बाहर चला गया। अली ने टेबल के नीचे वाला ड्रॉर खोला और उसमें रखा सैटेलाइट फ़ोन निकाला और कॉफ़ी का घूंट भरा। फिर उस फ़ोन से नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता नज़र आ रही थी। फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। अली ने कॉफ़ी का प्याला उठाकर घूंट भरा। तभी उधर से उसके कानों में आवाज़ पड़ी। जनाब, अली बोल रहे हैं। यह आवाज़ लीडर की थी। हाँ। अली के होठों से शांत सी मुस्कान उभरी। पैसा और भिजवाऊँ क्या? जो पहले भिजवाया था वो तो ख़त्म हो लेने दीजिए। उधर से लीडर ने हंसकर कहा। तुम क्या पूछना चाहते हो? अली ने पुनः कॉफ़ी का घूंट भरा। मुझे लड़कों की चिंता है। कैसी चिंता? कि वो यहाँ पर ठीक से काम कर पाएंगे कि नहीं। वो ठीक से काम करेंगे। तुमने उन्हें अच्छी तरह देखभाल लिया है? बहुत अच्छी तरह। हर एक सुलगा अंगारा है और दिल्ली पहुँचने को बेताब है। अभी भी वक्त है। अगर कोई कमज़ोर लगता है तो उसे निकाल कर दूसरा। इन 10 लड़कों को चुनने में मैंने कोई भी गलती नहीं की। अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों से एक एक को चुना गया है। चुनने के पश्चात मेरी राय से बाकी लोग भी सहमत थे कि ये लड़के ठीक से काम करेंगे। अब लड़के क्या कर रहे हैं? मेरे पास से अंतिम ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिल्ली का नक्शा दिखाया उन्हें? हाँ। वो अब दिल्ली को इस तरह जानते हैं जैसे कि लाहौर को जानते हैं। जिन जगहों को निशाना बनाना है वो सब जगह बता दी, दिखा दी। मेरे काम के बारे में तुम संदेह मत करो, ये मेरा काम है। मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे चिंता है। तुम चिंता मत करो। लड़के जब तक तुम तक पहुँचेंगे तो तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। मैं कुछ बदलाव करने की सोच रहा हूँ। क्या? दिल्ली पहुँचने पर मैं उन्हें 3 टुकड़ियों में बांटूंगा। 3-3 और 4-4 लोगों में। मैंने क्या नया सोचा है, क्या तुम जानना चाहते हो अली? हो सकता है कि तुम मुझे बेहतर सुझाव दे सको। राय लेने की तुम्हारी पुरानी आदत है। अली मुस्करा पड़ा। ठीक रहता है ऐसा करना। कहीं कोई कमी हो तो सामने आ जाती है। बताओ, तुम कैसे लड़कों से काम लेने की सोच रहे हो? अली ने कहा। उधर से लीडर बताने लगा। अली सुनता रहा। कॉफ़ी के घूंट बढ़ता रहा। कॉफ़ी ख़त्म हो गई। लीडर की बात चलती रही। करीब 15 मिनट बाद वो खामोश हुआ। सब कुछ सुना अली ने। कैसा लगा? उधर से लीडर ने ही पूछा। बेहतरीन। जो बात ठीक ना लगी हो वो बताओ। मुझे सब ठीक लगा। बिना वजह की राय देकर मैं तुम्हारी सोचों को ख़राब नहीं करना चाहता।
मतलब कि मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है? डीटर के हंसने की आवाज़ आई। अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। तुम अपने को बचा के रखना, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है हमें। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे क्यों होगा? मैंने कुछ करना नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है। मैं काम ऐसे ही ढंग से करता हूँ। मेरे लोग भी मेरे बारे में, मेरे ठिकाने के बारे में नहीं जानते। सबसे फ़ोन पर ही बात होती है। मैं निर्देश देता हूँ और वो काम करते हैं। हर महीने वक्त पर उन्हें पैसा भिजवा देता हूँ, वो खुश हैं, सब मज़े से चल रहे हैं। तुम सच में बहुत तेज़ दिमाग के हो। यूं ही मुझे हवा मत दो। वैसे लड़कों को कब तक सरहद पार कराई जाएगी? मेरे को लड़कों से 5 दिन का काम है। उसके बाद वो पूरी तरह तैयार होंगे, तभी इस बारे में विचार किया जाएगा कि लड़कों को कब सरहद पार कराई जाए। तब तुमसे भी बात की जाएगी। मैं अपने काम पूरे करके तैयार बैठा हूँ, मुझे लड़कों के आने का इंतज़ार है। ठीक है, फिर जल्द बात होगी। बात खत्म हो गई। अली ने सैटेलाइट फ़ोन को वापस टेबल की ड्रॉज में रख दिया। मंगलवार 25 तारीख, दिल्ली, रात 11:45 बजे। मोना चौधरी ने नाइट सूट पजामा कमीज़ पहन रखी थी। आज शाम को 7 बजे ही वो फ्लैट पर आ गई थी। बाहर जाने का मन नहीं था। नहा धोकर कपड़े बदले और घर पर ही डिनर तैयार किया। डिनर के बाद कॉफ़ी बनाकर पी। इतने में ही 11 बज गए थे। सोने के लिए वो बेड पर जा लेटी, परंतु नींद थी कि मस्तिष्क से बहुत दूर थी। रह रहकर मुंबई पर हुए आतंकी हमले की तरफ ध्यान जा रहा था। अजीत सिन्हा की बातें दिमाग में घूम रही थी। अली का काल्पनिक चेहरा मस्तिष्क में आ रहा था। मोना चौधरी बार बार दाएं बाएं करवट ले रही थी। आंखें बंद थी और सोचे बार बार उसके मस्तिष्क में दौड़े जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि रात बीती जा रही है। दूर कहीं किसी घंटे की 3 बार बजने की बेहद मध्यम सी आवाज़ कानों में पड़ी थी। उसके बाद ही वो नींद में डूब सकी थी। बुधवार 26 तारीख, सुबह 11 बजे। रात ठीक से नींद न आने की वजह से मोना चौधरी सुस्त सी थी। कोई काम करने का उसका मन नहीं हो रहा था। दिमाग में अभी भी आतंकवादियों के द्वारा किए गए मुंबई हमले की तस्वीरें चल रही थीं। कभी कभी अजीत सिन्हा का चेहरा भी सामने आ जाता, उसकी बातें भी याद आ जाती। सप्ताह बीत चुका था अजीत सिन्हा से मिले। वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसका कहाँ काम करे या ना करे। यूं इस काम में हाथ डालने का उसका मन नहीं था, लेकिन कभी कभी मन में तीव्र लहर उठती कि अजीत सिन्हा के काम के बहाने अली नाम के उस इंसान को सबक सिखाए जिसने आतंकियों को भेजकर मुंबई पर हमला कराया। तभी फ़ोन बजा मोना चौधरी का। मोना चौधरी ने बात की। दूसरी तरफ पारसनाथ था। 20-25 दिनों से तुमसे बात नहीं हुई तो सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूँ, पारसनाथ ने कहा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। महाजन से भी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो पाई। सप्ताह पहले तो वो मेरे साथ था, उसके बाद नहीं मिला, मोना चौधरी ने कहा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो आ जाओ, लंच साथ में करते हैं। आती हूँ। महाजन से भी पूछना, वो आए तो बढ़िया रहेगा। बात करता हूँ उससे। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। मोना चौधरी पारसनाथ के रेस्टोरेंट पहुंची। दोपहर का 1:30 बज रहा था। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी रेस्टोरेंट में। पारसनाथ नीचे ही मिल गया। ऊपर घर में चलें या यहीं रेस्टोरेंट में ही ठीक है, मोना चौधरी ने कहा। दोनों एक टेबल पर जा बैठे। महाजन नहीं आया? वो आ भी नहीं पाएगा। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। आज राधा ने उसे बांध रखा है, बाहर निकलने नहीं दे रही। मोना चौधरी मुस्कुरा उठी। तुम्हारी पत्नी यानी कि सितारा कैसी है? मज़े में है, शॉपिंग के लिए गई है। इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं आता। पारसनाथ हौले से हंस पड़ा। तुम उसे पूर्व जन्म से लाए थे? हाँ, वो तो पिछले जन्म से ही मेरे इंतज़ार में बैठी थी। उसे देखकर मुझे ज़रा भी परायेपन का एहसास नहीं हुआ। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़े राजा पॉकेट बुक से प्रकाशित अनिल मोहन के 4 उपन्यास सरगना, मास्टर, गुड्डी और मंत्र, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। मोना चौधरी ने रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर निगाह मारी। इस बार हम पूर्व जन्म में गए तो सोहन लाल नानियों को वहाँ से साथ ले आया था। ये जानने के लिए पढ़ें राजा पॉकेट बुक से प्रकाशित अनिल मोहन के 3 पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स जथुरा, पोते बाबा और महाकाली। ये भी जल्दी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। उन्होंने शादी कर ली। मोना चौधरी बोली। कब? 2 महीने हो गए। तुम्हें कैसे पता? मेरी नज़र थी इस बात पर कि सोहनलाल नानिया का ध्यान रखता है या नहीं। मैंने मुंबई से किसी से कह रखा था कि वो सोहनलाल पर नज़र रखे। पता चला कि दोनों की शादी देवराज चौहान, नगीना और जगमोहन ने कराई। ये तीनों वहाँ थे। देवराज चौहान आया था वहाँ? एकाएक पारसनाथ ने कहा। देवराज चौहान? मोना चौधरी चौंकी। यहाँ? हाँ, 1 सप्ताह हो गया। वो किसी का पीछा करता यहाँ आ पहुँचा था। मोना चौधरी ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। चूंकि सब ठीक था इसलिए मैंने उसे डिनर के लिए रोक लिया। कोई बुरा नहीं किया। पारसनाथ ने वेटर को इशारे से बुलाया और लंच लगाने के लिए कहा। इसके 10 मिनट बाद ही महाजन वहाँ आ पहुँचा। तुम? उसे देखते ही पारसनाथ के होठों से निकला। तुम तो कह रहे थे कि राधा ने बैठा रखा है। हाँ। महाजन कुर्सी पर बैठता कह उठा। पिछले दिनों बहुत व्यस्त रहा।
राधा के पास बैठना भी नहीं हो पाया तो आज उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। अब भी उसे समझाकर किसी तरह आ पाया हूँ। उसे साथ ही ले आते। मैंने तो कहा, परंतु वो आजकल घर को सजाने में लगी रहती है। कभी यहाँ की चीज़ वहाँ रखती है तो कभी वहाँ की यहाँ। बाजार से रोज़ सजावट का सामान ले आती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। क्या हुआ? उसे मुस्कुराते पाकर महाजन ने कहा, वो जो करती है उसे करने दो, उसे व्यस्त रहने दो। तुमने समझकर करना भी क्या है? मैं तो यूं ही बात कर रहा था, कहकर महाजन ने गहरी सांस ली। पारसनाथ भी मुस्कुरा पड़ा था। उसके बाद तीनों ने लंच किया। खाने के दौरान बातें भी चलती रही। लंच खत्म हुआ तो सितारा वहां पहुंची। डिसूजा उसके साथ था, जिसने कि 10-12 लिफाफे थाम रखे थे। वो उन लिफाफों को ऊपर घर में लेता चला गया। सितारा वहीं उनके पास बैठ गई। तभी कॉफ़ी मंगाई गई। सितारा ने कॉफ़ी के दौरान चुटकुले सुनाकर खूब हंसाया। इधर उधर की बातें करती रही। उसकी मौजूदगी में माहौल में रौनक रही। शाम के 5 बज रहे थे जब मोना चौधरी और महाजन वहां से निकले। राधा आ जाती तो उसे अच्छा लगता, महाजन बोला। दोनों पार्किंग में खड़ी कार में जा बैठे। मैं अपनी कार लाया हूँ, महाजन ने मोना चौधरी से कहा। उससे निकल जाऊँगा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। किस बारे में? अजीत सिन्हा के बारे में। महाजन की आंखें सिकुड़ी। मोना चौधरी को गहरी नज़रों से देखा। मेरा तो ख्याल था कि तुम उस बात को भूल गई होगी। अगर वो बात मुंबई पर हुए आतंकी हमले से वास्ता ना रखती तो मैं अवश्य भूल जाती उसे। महाजन गंभीर दिखाई देने लगा। क्या है तुम्हारे मन में? सेना ने बताया था कि उन आतंकवादियों को पाकिस्तान से अली नाम के आदमी ने भेजा था। सेना ने इस बारे में अपने सोर्स से पता किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सेना की सूचना सही होगी? अवश्य सही होगी। अजीत सिन्हा बड़ी हस्ती है। उसके अपने सोर्स भी तगड़े होंगे। गलत खबर नहीं मिलने वाली उसे। उसने जो कहा वो सब और सही, सच और सही होगा। महाजन ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम यह काम करने की सोच रही हो? सेना इस तरह अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। तुम्हें सेना से क्या हमदर्दी होने लगी? वो हमें मुंह मांगी रकम देना चाहता है और इस वजह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान पहुंचकर सिर्फ एक को ही ख़त्म करना है, अली को, और उसके बाद वापस लौट आना है। यह क्या आसान काम है? महाजन ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ कि दूसरे देश में जाकर काम करना खेल नहीं है, परंतु हम ये काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें राय नहीं दूंगा। महाजन का स्वर गंभीर था। क्यों? अली आसानी से हमारे हाथ लगने वाला नहीं। वो अगर आतंकवादियों को मुंबई तक भेज सकता है तो अपने देश में वो कितना ताकतवर होगा, ये तुम सोच ही सकती हो। क्या वो आसानी से हमारी पकड़ में आएगा? मैं जानती हूँ कि काम में कठिनाइयाँ हैं, परंतु मेरे मन में अली से मिलने की इच्छा पैदा हो रही है। तुम ठीक फैसला नहीं ले रही, महाजन ने तेज स्वर में कहा। यह हमारे मतलब का काम नहीं। हमारे मतलब का काम क्यों नहीं है? जैसा काम इस हिंदुस्तान में करते हैं वैसा ही पाकिस्तान में करना है। अली का शिकार करके मुझे खुशी होगी कि मैंने मुंबई का बदला ले लिया। मोना चौधरी का स्वर शांत था। अली हमारा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है जो हम उससे बदला ले। बेबी, इस काम का तगड़ा पैसा दे रहा है सेना। महाजन बेचैनी से पहलू बदलता कह उठा। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ बेबी। इस तरह का काम करने की हमें क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, मोना चौधरी मुस्कुराई। तो छोड़ो इसे, हम जो कर रहे हैं उसमें खुश है। ये 2 देशों का बड़ा मामला है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। सोचूंगी, मोना चौधरी ने बात खत्म करने वाले ढंग में कहा। इस तरफ से अपना दिमाग हटा लो तो ठीक रहेगा, महाजन बोला। हाँ, ऐसा ही करूँगी मैं। महाजन अपनी कार में वहाँ से निकल गया। मोना चौधरी अपने फ्लैट पर आ पहुंची। चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी। वो फैसला ले चुकी थी, पाकिस्तान जाएगी, अली से मुलाकात करेगी। फ्लैट पर पहुंचकर मोना चौधरी ने सबसे पहले अजीत सिन्हा का कार्ड तलाशा, जो चलते वक्त उसने दिया था। अब पहली बार कार्ड पर लिखे नंबरों को देखा। वहाँ 4 फ़ोन नंबर लिखे थे। मोना चौधरी ने एक नंबर पर फ़ोन किया। बात हो गई। दूसरी तरफ सूजी थी। मैं मोना चौधरी, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है, उधर से सूजी ने कहा। अजीत सिन्हा से मेरी बात कराओ। वो सुबह ही न्यूयॉर्क से लौटे और इस वक्त नींद में हैं। होल्ड करो, मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। ठीक है। करीब मिनट भर बाद सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो मोना चौधरी, तुम अली वाला काम करवाना चाहते हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। तुम्हारी हाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सिन्हा की राहत भरी आवाज़ कानों में पड़ी। हमें मिलना होगा। तुम जहाँ कहोगे मिलने के लिए मैं वहीं आ जाऊँगा। अगर तुम वहीं पर मेरे पास आ जाओ तो यह और भी बेहतर होगा। आती हूँ। शाम 7:30 बजे मोना चौधरी वहीं पर उसी बड़े हॉल में अजीत सिन्हा के सामने बैठी थी। सिन्हा ने विस्की का गिलास थाम रखा था। मोना चौधरी के हाथ में आधा भरा गिलास थमा था। पास में सूजी भी बैठी थी। तुमने अच्छा फैसला लिया, अजीत सिन्हा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपने बेटे की मौत नहीं भूल पा रहा हूँ। मोना चौधरी ने घूर भरा। अली को ख़त्म करने की कीमत क्या लोगी मोना चौधरी? जो तुम ज़्यादा से ज़्यादा दे सको।
कीमत बोलो, मैं हर कीमत पर हाँ कहने की कोशिश करूँगा। 100 करोड़। मैं तुम्हें 120 करोड़ दूंगा। अजीत सिन्हा का स्वर गंभीर था, लेकिन काम के बाद। मुझे काम पूरा चाहिए। जब तुम अली को ख़त्म करके दिल्ली पहुंचोगी तो तुम्हें 120 करोड़ तैयार मिलेगा। मंजूर है। अगर तुम वापस न लौट सकी, अली को ख़त्म करने के बाद तुम्हारी जान भी चली जाए तो बता दो कि ये पैसा किसे दूँ। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। मैं लौटूंगी सिन्हा। ज़रूरी तो नहीं। तुम शायद अली के बारे में ठीक से जानती नहीं। सिन्हा ने मोना चौधरी की आंखों में देखा। जानने ही आई हूँ तुमसे। वो कुछ भी हो, मैं उसे संभाल लूँगी। मुझे लगता है कि तुम में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें धोखा भी दे सकता है मोना चौधरी। मेरी चिंता करने का शुक्रिया। अब तुम आगे की बात करो। सेना ने घूर भरकर मोना चौधरी को देखा। पाकिस्तान में अली कहाँ मिलेगा? ये मैं नहीं जानता। तो इतने बड़े पाकिस्तान में एक अली को मैं कहाँ ढूंढूंगी? इस तरह तो इस तरह तो काम हो ही नहीं सकेगा। इतनी समस्या तुम्हें नहीं आई थी। पाकिस्तान के 3 शहर खुशाब, मियांवली और दाऊद खेल में पहुंचकर तुम अली के बारे में जानकारी हासिल कर सकती हो। तीनों शहर आसपास ही हैं और अली को लाहौर से इस्लामाबाद तक जाना जाता है। वो मशहूर है। तुमने एक अनजान व्यक्ति को तलाश नहीं करना है, ऐसे इंसान को तलाश करना है जो अपने नाम से जाना जाता है। समझ गई। तुम्हें इन तीनों शहरों के बारे में किसने बताया कि अली यहाँ होता है? मोना चौधरी ने पूछा। मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि यूँ तो अली पाकिस्तान में कभी कभी भी कहीं भी दिख सकता है, परंतु खुशाब, मियांवली और दाऊद खेल में उसके खास ठिकाने हैं और अक्सर वो वहाँ देखा जाता है। पाकिस्तान का पावरफुल बंदा है अली, उस तक पहुँचना आसान नहीं। ये मेरा काम है, इसी का ही मैं 120 करोड़ ले रही हूँ। तुम्हारा कोई सोर्स जो बॉर्डर पार कराकर मुझे पाकिस्तान पहुँचा दे? सोर्स है, परंतु बेहतर यही होगा कि इस काम में तुम मेरी सहायता ना लो। ठीक है, ये मैं देखूंगी। रात के खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए हो तो ज़रूरत नहीं। क्या तुम मुझे बताओगी कि इस काम में तुम अकेली हो या और लोग भी तुम्हारे साथ शामिल हैं? अजीत सिन्हा ने पूछा। ये जानकर क्या करोगे? यूं ही कुछ मत पूछो। मैं अपना काम किस तरह करूंगी ये मुझ पर छोड़ दो, मोना चौधरी ने कहा। मैं अपने बेटे की मौत को भूल नहीं पा रहा हूँ। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने नाचता रहता है। सेना भारी स्वर में बोला। जब मैं पाकिस्तान से लौटूंगी तो अली की मौत के बारे में जानकर तुम्हारा दुख कुछ हल्का होगा। मोना चौधरी ने गिलास खाली किया और उठ खड़ी हुई। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे अपने सफ़र की तैयारी करनी है। मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी मोना चौधरी। मोना चौधरी सिन्हा को देखकर मुस्कुराई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी को नीचे तक छोड़ के आओ सूजी, अजीत सिन्हा ने कहा। रात 10 बजे मोना चौधरी करोल बाग इलाके की तंग गलियों में एक पुरानी इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थी। वहां अधिकतर ऑफिस बंद हो चुके थे। इक्का दुक्का ऑफिस ही खुला नजर आ रहा था। चौथी मंजिल पर पहुंचकर मोना चौधरी एक दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठकी और दरवाज़ा थपथपाया। भीतर से आहट उभरी। कुछ पलों तक खामोशी रही, फिर दरवाजे के पास से आवाज़ आई। कौन? मोना चौधरी ने धीमे स्वर में कहा। फौरन ही दरवाज़ा खुला। वो 60 बरस का आदमी था। गालों पर शेव कुछ बढ़ी हुई थी, आंखों पर नज़र की ऐनक थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो। मोना चौधरी मुस्कुराई और भीतर प्रवेश कर गई। कैसे हो दर्शन सिंह? वैसा ही हूँ जैसा पहले था। दरवाज़ा बंद करते दर्शन सिंह हंसकर कह उठा। ये छोटा सा कमरा था, डबल बेड लगा था, पास ही 2 कुर्सियाँ और टेबल थी। पीछे एक दरवाज़ा बंद नजर आ रहा था। मोना चौधरी आगे बढ़ी और उस दरवाजे को ढकेल कर भीतर प्रवेश कर गई। ये भी पहले कमरे के साइज का ही कमरा था। इसे गंदे से ऑफिस का रूप दे रखा था। टेबल पर कंप्यूटर पड़ा था, 2-3 कुर्सियां थी बैठने के लिए। एक तरफ दीवार के साथ लकड़ी की अलमारी खड़ी कर रखी थी। टेबल पर आधे अधूरे बने पासपोर्ट बिखरे पड़े थे। पासपोर्ट चाहिए? पीछे से करीब आकर दर्शन सिंह ने कहा। नहीं। मोना चौधरी आगे बढ़ी और कुर्सी पर जा बैठी। तुम ज़रूर ऐसे किसी को जानते होगे जो सीमा पार कराता है। सीमा पार? उसने आंखों पर चढ़ा रखा चश्मा टाक किया। पाकिस्तान जाना है? तुमने? मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिलाया। कब? कभी भी, जब भी ये काम हो जाए, लेकिन ये काम अगले कुछ दिनों में हो जाए। दर्शन सिंह आगे बढ़ा और कुर्सी पर आ बैठा। चेहरे पर सोच के भाव थे। बोला, एक है तो सही। मेरे पास कई पासपोर्ट बनवाने भी आता है, बात करूं उससे? करो। दर्शन सिंह ने जेब से पुराना सा फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। मोना चौधरी चेहरे पर शांत से भाव समेटे बैठी रही। दर्शन सिंह की बात हो गई। मुन्नू, दर्शन सिंह ने कहा, एक पार्सल उस पार भेजना है। मुंबई पर अटैक के बाद सख्ती हो गई है, उधर से आवाज़ आई। ज़रूरी है। दर्शन सिंह मोना चौधरी पर नज़र मारकर बोला, मेरा अपना काम है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। जल्दी है? कब बताएगा? सुबह तक। दर्शन सिंह ने फ़ोन बंद करके मोना चौधरी से कहा, काम हो जाएगा, परंतु प्रोग्राम का सुबह पता चलेगा। मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही, मुझे बता देना। मोना चौधरी खड़ी हुई और जेब से 500 के कुछ नोट निकालकर दर्शन सिंह को थमा दिए। इसकी क्या ज़रूरत थी?
नोटों के बिना किसी की भी गाड़ी नहीं चलती। तुमने मेरा काम किया है, लेकिन अभी पक्का जवाब नहीं आया। दर्शन सिंह मुस्कुराया। उसकी परवाह मत करो, सुबह मुझे फ़ोन करना। मोना चौधरी वहाँ से बाहर आ गई। जब फ्लैट पर पहुंची तो रात के 12 बज रहे थे। कपड़े बदलते सोचने लगी कि सिन्हा का काम हाथ में लेकर क्या उसने सही फैसला किया, परंतु हर बार मन की यही आवाज़ सुनाई थी कि ठीक कर रही है वो। अली को ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना वो फिर आतंकवादियों को हिंदुस्तान के किसी शहर में भिजवा देगा। दोबारा फिर कोई शहर दहल उठेगा। यूं अली को ख़त्म कर देने से इस बात की गारंटी नहीं थी कि दोबारा फिर आतंकवादी हमले नहीं होंगे, परंतु ऐसे मामले वक्ती तौर पर कुछ कम अवश्य हो जाएंगे। वीरवार 27 तारीख सुबह 9 बजे। मोना चौधरी नींद में थी कि कॉल बेल की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली। 2 बार एक साथ ही बेल बजा दी गई थी। मोना चौधरी उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर लगी आई मैजिक से उसने बाहर देखा। महाजन का चेहरा दिखा। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े। 10 बजे से पहले महाजन नींद से नहीं उठता और 9 बजे वो यहाँ पहुँचा है। मोना चौधरी ने दरवाज़ा खोला। कैसी हो बेबी? महाजन मुस्कुराया और भीतर आ गया। मोना चौधरी दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, सब ठीक तो है? ठीक है। मैंने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान जाएंगे। सेना को फ़ोन करके बात करो। अच्छा, एकदम विचार क्यों बदल गया? कहकर वो किचन की तरफ बढ़ी। कॉफ़ी पियोगे? पी लूँगा। उसके पीछे चलता महाजन क्या उठा। कल मैं कह रहा था कि ये दो देशों का मामला है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कल तक इस मामले को मैं ठीक से सोच नहीं पाया था। महाजन गंभीर था। ये दो देशों का मामला नहीं है। यह हमला पाकिस्तान ने तो कराया नहीं है, ये वहाँ के किसी आतंकवादी संगठन ने कराया है, और ऐसे संगठनों पर पाकिस्तान का भी काबू नहीं है। पाकिस्तान की सरकार पर भी ऐसे ही हमले होते रहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। मोना चौधरी कॉफ़ी बनाने में व्यस्त हो चुकी थी। पाकिस्तान के संगठन खामखाई हिंदुस्तान के पीछे पड़े हैं, जबकि कोई खास वजह नहीं है कि ऐसे आतंकियों को भेजकर हमला कराया जा सके। ये सब खत्म नहीं होगा, ऐसे हमले होते रहेंगे। आतंकवाद हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया भर में अपने पांव मजबूती से जमा चुका है। इसे किसी भी हालत में मिटाया नहीं जा सकता, परंतु मुकाबला तो किया ही जा सकता है। कैसे करोगे मुकाबला? पाकिस्तान जाकर अली को ख़त्म करना पड़ेगा। महाजन गंभीर था। इससे क्या होगा? एक बार वो मुंबई पर सफल हमला करा चुका है, ऐसे में वो हिंदुस्तान पर जल्दी दूसरा हमला कराएगा। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। तुम ठीक कहती हो कि सेना की आड़ में हमें मौका मिल गया इस बारे में कुछ कर गुजरने का। हमें ये काम करना चाहिए। मैं रात भर इसी बारे में सोचता रहा, तभी तो सुबह सुबह तुम्हारे पास आ गया। उसी पल मोना चौधरी का मोबाइल बजने लगा, जो कि बेडरूम में पड़ा था। तुम कॉफ़ी को देखो, मैं फ़ोन देखती हूँ, मोना चौधरी ने कहा और किचन से बाहर निकल गई। बेडरूम में पहुंचकर मोना चौधरी ने मोबाइल पर बात की। हेलो, मैं दर्शन सिंह की आवाज़ आई। जवाब आ गया है, काम हो जाएगा, 10 लाख लगेगा वो कहता है। मेरे साथ महाजन भी जाएगा। दो हो? ठीक है, मैं पैसे कम करता हूँ उससे। पैसे की परवाह मत करो, ये बताओ कि पहुँचना कहाँ है? कुपवाड़ा से आगे टिथवाल नाम की जगह है, सीमा के पास पड़ती है ये जगह। वहाँ मिलिट्री की हलचल बनी रहती है। टिथवाल में शंकर गेस्ट हाउस है, तो मैं वहाँ पहुँचकर शंकर से मिलना है। उससे उसे कहना मुन्नू ने भेजा है, पैसे उसी को देने हैं। समझ गई। कब पहुँचना है? तारीख कोई तय नहीं है, तुम कभी भी वहाँ पहुँच सकती हो। ठीक है, मोना चौधरी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तभी कॉफ़ी के 2 प्याले थामे महाजन वहाँ पहुँचा। मोना चौधरी कॉफ़ी का प्याला थामती कह उठी, चलने की तैयारी कर लो तो मुझे बता देना। कहाँ? महाजन ने उसे देखा। पाकिस्तान, सीमा पार करने का इंतज़ाम दर्शन सिंह ने करा दिया है। तुम? महाजन चौंका। तुम प्रोग्राम बना चुकी थी पाकिस्तान जाने का? हाँ। महाजन गहरी सांस लेकर रह गया, फिर कह उठा, मुझे बताती तो सही कि तुम्हारे मन में क्या है। अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम। इस मामले में मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं घसीटना चाहती थी। तुम आ गए हो तो ये जुदा बात है। मुंबई, शाम 5 बजे। जगमोहन ने कार बंगले के पोर्च में रोकी और नीचे उतरकर कार का पीछे वाला दरवाज़ा खोला। बड़ा ब्रीफकेस उठाया और भीतर की तरफ बढ़ता चला गया। सामने ही ड्राइंग रूम में बैठा देवराज चौहान अखबार पर नज़र मार रहा था। पास पहुंचकर उसके पास ब्रीफकेस रखता कह उठा, 2 करोड़ 30 लाख। विनय, बाहरी ने मुझे देखते ही फ़ौरन नोट गिरने शुरू कर दिए थे। अब तुमने प्रकाश सावर के पास जाना है। मैंने उससे बात कर ली है, देवराज चौहान बोला। 4 करोड़ 15 लाख वो देगा। हम फुर्सत के दिनों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के पास पड़ी अपनी रकमों को हम वसूल रहे हैं। अब तक 45 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, और अभी कम से कम इतना ही और है। जगमोहन ने कहा, तेजी दिखाओ इस काम में। अगर किसी काम में व्यस्त हो गए तो फिर यह वसूली टल जाएगी। मैं आज ही प्रकाश सावर के पास हो आता हूँ, लेकिन पहले कॉफ़ी हो जाए। तुम लोगे? हाँ। जगमोहन ने ब्रीफकेस उठाया और बंगले के भीतर की तरफ बढ़ गया। बंगले की गुप्त जगह पर उसने ब्रीफकेस रखा और कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जा पहुंचा। कॉफ़ी बनाते हुए जगमोहन ने फ़ोन निकाला और सोहन लाल के मोबाइल पर फ़ोन किया। तब सकपका सा उठा जब नानिया की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो भाभी, नानिया भाभी।
हड़बड़ाया सा जगमोहन क्या उठा। मैं तुम? नानिया की गुस्से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। मैं जानती थी कि तुम घटिया हो, पर इतने घटिया होगे ये मुझे नहीं पता था। डिनर के लिए तुम हमें रेस्टोरेंट में ले गए और खाने के बाद खिसक। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम सोहनलाल को फ़ोन क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। सोहनलाल से भी कहा है कि सोहनलाल से भी कहा है मैंने कि तुमसे बात ना किया करे। भाभी तुम्हारे जैसे रिश्तेदार नहीं चाहिए मुझे। जो मैंने ही तो तुम दोनों की शादी कराई थी। जगमोहन को कहने को कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। तो क्या एहसान कर दिया? जब भी फ़ोन करते हो ये बात जताते हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक। जानती हो तुम क्या हो? अब तो मैं तुम्हें और भी अच्छी तरह पहचानने लगी हूँ। ठीक है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। ये बात है तो मैं शादी नहीं करता। शादी? नानिया का स्वर नानिया का चौंका स्वर कानों में पड़ा। तुम शादी कर रहे? कर नहीं रहा, अभी तो सोच ही रहा हूँ। उस दिन तुमने मुझे समझाया तो समझ आ गई मेरी बात। पूरी तरह तो नहीं आई, परंतु सोच रहा हूँ कि जगमोहन ने ढीले स्वर में कहा। मेरी मानो तो शादी कर लो, बिल्कुल सुधर जाओगे सोहनलाल की तरह। नानिया खुशी से कह उठी। सोच रहा हूँ कि इसमें सोचना क्या है? शादी से शादी होती है। मन में आए तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। लड़की ढूंढूं क्या? अभी नहीं। क्यों? पहले सलाह लेनी है सोहनलाल से कि शादी में क्या सलाह लेनी। तुमने हमारी शादी कराई, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, हिसाब बराबर। क्यों? ठीक है ना? लेकिन सलाह लेनी है। कैसी सलाह? यही कि शादी के बाद क्या क्या होता है। और ठीक है ठीक है, मैं सोहनलाल से तुम्हारी बात करा देती हूँ। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने बच्चे हो। मैं बच्चा ही हूँ, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं अभी सोहनलाल से तुम्हारी बात। कॉफ़ी तैयार होते देखकर जगमोहन क्या उठा। मैं फिर फ़ोन करूँगा भाभी, कोई आ गया है, नमस्ते कहकर जगमोहन ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और कॉफ़ी प्यालों में डालने लगा। नानिया की बातें याद करके मुस्कुरा रहा था। जगमोहन कॉफ़ी के लिए देवराज चौहान के पास पहुंचा। देवराज चौहान ने प्याला थामते हुए उसके चेहरे पर निगाह मारी। मुस्कुरा क्यों रहे हो? नानिया मेरी शादी करा देनी चाहती है, जगमोहन बैठते हुए बोला। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है? जगमोहन के होठ सिकड़े। बुरा क्या है इसमें? देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे ख्याल में तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। तो तुम भी मेरे पीछे पड़ गए? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि नानिया का कहना गलत नहीं है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जगमोहन ने कॉफ़ी का घूंट भरा और मुंह घुमा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। जगमोहन ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। नानिया से कह दो वो तुम्हारे लिए कोई लड़की तलाश कर देगी। जगमोहन ने कॉफ़ी का प्याला टेबल पर रखा और उठते हुए कह उठा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? प्रकाश सावरकर के पास पैसे लेने, कहकर जगमोहन बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। कॉफ़ी तो पी जाओ, कहते हुए देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। शादी के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन जगमोहन बाहर निकल गया था। सुनते हो? नानिया के स्वर में खुशी के भाव थे। उसने बेडरूम में प्रवेश किया जहां सोहनलाल बैठा था। क्या हुआ? सोहनलाल ने उसे देखा। धीरे चल, टक्कर खा जाएगी। मेरी बात तो सुनो, पास बैठती नानिया कह उठी। मेरी बात शायद जगमोहन को लग गई है। कैसी बात? शादी वाली बात। उसका फ़ोन आया था अभी, कह रहा था कि शादी के लिए तैयार है। सोहनलाल हड़बड़ाया। तैयार है? शादी के लिए? हाँ, उसने मुझे यही कहा। वो मान गया है शादी के। मैं नहीं मानता, सोहनलाल के होठों से निकला। क्या नहीं मानते? यही कि जगमोहन शादी के लिए तैयार हो गया। उसने मुझसे कही ये बात। नानिया खुशी से भरी हुई थी। क्या कहा? यही कि शादी के लिए वो तैयार है, बस एक सलाह लेनी है सोहनलाल से। सलाह? सोहनलाल के होठों से निकला। मेरे से? हाँ, मेरे पूछने पर उसने कहा कि ये पूछना है कि शादी के बाद क्या क्या होता है, कैसे होता है। बेचारा बहुत शरीफ है, मैं तो यूं ही उसके पीछे पड़ी रहती थी। कितना सीधा है जगमोहन। सोहनलाल नानिया के चेहरे को देखे जा रहा था। तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बहुत हो रही है। सोहनलाल की निगाह अभी भी नानिया के चेहरे पर थी। लेकिन तुम तो मुझे खुश नहीं लग रहे। बहुत खुश हूं मैं। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। वो शादी नहीं करने वाला। आप भी? नानिया ने मुंह बनाया। उसने मुझसे झूठी तो उसने मुझसे झूठी तो कहा नहीं। लगता है हमें देखकर उसका मन भी कर आया है ब्याह करने को। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, सोहनलाल उखड़े स्वर में बोला। लगता है तुम उसकी शादी से जल रहे हो। मैं क्यों जलूंगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्यों जलोगे ये तुम जानो। तो तो अब तुम पर जगमोहन का रंग चढ़ गया है। सोहनलाल व्यंग्य से कह उठा। पहले तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में शादी के विचार के साथ ही वो सुधर गया है, तभी अब वो मुझे ठीक लगने। मुझे तो तुम सुधरी लग रही हो। ये कोई मजाक करने का वक्त है? नानिया ने सोहनलाल को घूरा। तो क्या करूं मैं? मुझे जल्दी से दिल्ली और आगरा दिखा लो। बाद में तो मैं शादी में व्यस्त हो जाऊंगी फिर तो। चिंता मत कर भाग्यवान, तू कहीं व्यस्त नहीं होने वाली। जगमोहन शादी नहीं करने वाला। फिर वही बात। नानिया के माथे पर बल पड़े। दुल्हन कहाँ है जगमोहन की? मैं ढूंढ लूंगी। कब? आगरा और दिल्ली से वापस आकर। दुल्हन ढूंढने में भला क्या देर लगती है?
लड़की पकड़ी और शादी करा दी। इतनी आसान होती शादी तो आधा हिंदुस्तान कंवारा ना बैठा होता। क्या मतलब? हिंदुस्तान कंवारा बैठा? मुझसे कहो, मैं सबकी शादी करवा देती हूँ। तुम पर शादी करवाने का भूत सवार हो गया है। जगमोहन शादी नहीं करेगा। एक बार सुन लो, लाख बार सुन लो। उस दिन वो रेस्टोरेंट से खिसक गया था, बिल हमने दिया, इसी कारण वो तुम्हें बातों में उलझाने में लगा है। तुम देख लेना, वो शादी करेगा। ठीक है ठीक है, जब शादी की तारीख पक्की हो तो मुझे बता देना। यह कहकर सोहन लाल ने पीछा छुड़ाया। रविवार 30 तारीख, कश्मीर की छोटी सी कस्बे जैसी जगह टिथवाल, शाम 4 बजे। सीमा से 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता था टिथवाल। छोटा सा गांव था और एक बड़ा बाजार। गांव से हटकर भी इधर उधर आबादी का हिस्सा बिखरा पड़ा था। सीमा के करीब होने की वजह से टिथवाल में मिलिट्री वालों की चहल पहल दिन रात रहती थी। मिलिट्री के ट्रकों का आना जाना लगा रहता था। टिथवाल में मिलिट्री का कैंप भी था। आगे सीमा पर भी मिलिट्री वालों ने अपना कैंप बना रखा था। इस तरफ बाहरी लोगों का आना जाना ना के बराबर ही था। स्थानीय लोग ही दिखाई देते थे या फिर मिलिट्री वाले। मौसम ठंडा था तितवाल में। इस वक्त कोहरा छाया हुआ था। बादल जैसे नीचे पेड़ों और ज़मीन को छू रहे थे। तेज़ हवा का झोंका आता तो ज़मीन को छूते बादलों को अपने संग बहा कर ले जाता और कुछ देर बाद पुनः बादल ज़मीन को छूने लगते। दिलकश नज़ारा था। लेकिन मोना चौधरी और महाजन का ध्यान इस शानदार मौसम की तरफ नहीं था। दोनों अभी अभी बस से उतरे थे। उतरने वाले बाकी लोग भी थे जो कि अपने अपने रास्तों पर बढ़ गए थे। उन्होंने वहाँ से शंकर गेस्ट हाउस के बारे में पता किया और आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वे एक बाजार में जा पहुँचे जो कि कोहरे में डूबा लग रहा था। कम लोग ही आते जाते दिखाई दे रहे थे। दुकानें खुली हुई थीं। मौसम की हालत से स्पष्ट जाहिर था कि आज धूप नहीं निकली थी। बाजार के बीचों बीच ही शंकर गेस्ट हाउस स्थित था। दोनों ने गेस्ट हाउस के शीशे के दरवाजे को ढकेल कर भीतर प्रवेश किया। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। बाहर की अपेक्षा भीतर का वातावरण कुछ गर्म था। ठंड से राहत मिली। वहाँ 2-3 मिलिट्री वाले भीतर से बाहर की तरफ जाते दिखे। सामने ही रिसेप्शन था जहाँ 35 बरस का आदमी मौजूद था। उसने बंद गले का कोट और कश्मीरी टोपी पहन रखी थी। उसकी निगाह स्वागत वाले अंदाज में पहले ही दोनों पर टिक चुकी थी। शंकर गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। उसके लहजे में कश्मीरी भाव थे। आप पहले कभी यहाँ नहीं आए, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने किसी रिश्तेदार मिलिट्री वाले से मिलने आए हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? महाजन बोला। अकबर कहते हैं मुझे, वो मुस्कुराकर बोला। मोना चौधरी की निगाह वहाँ के माहौल का जायज़ा ले रही थी। अकबर साहब, हमें शंकर से मिलना है, महाजन बोला। अकबर एकाएक सतर्क दिखने लगा। शंकर साहब से? परंतु आप कौन हैं? अकबर ने मोना चौधरी पर भी निगाह मारी। हम दिल्ली से आए हैं। किस सिलसिले में? शंकर से बात कराओ हमारी। तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो। शंकर साहब तो यहाँ मौजूद नहीं। फ़ोन है उनके पास? महाजन ने उसे घूरा। हाँ है। अकबर ने काउंटर पर पड़े फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं बात करता हूँ। महाजन उसे देखता रहा। वो फ़ोन मिलाने लगा। मोना चौधरी रिसेप्शन से टेक लगाए खड़ी थी। अकबर ने फ़ोन पर बात की। शंकर साहब, एक मैम और एक जनाब आपसे मिलने को कह रहे हैं। दिल्ली से आए, अभी अभी पहुँचे। फिर वो फ़ोन का रिसीवर महाजन की तरफ बढ़ाता कह उठा, बात कर लीजिए। महाजन ने रिसीवर थामकर बात की। शंकर हो तुम? हाँ। तुम कौन हो? मुन्नू ने भेजा है दिल्ली से। 2 लोग हो? उधर से शंकर ने पूछा। हाँ, मैं 1-2 घंटे तक वापस लौटूंगा। अकबर ने कहकर तुम दोनों का गेस्ट हाउस में ठहर जाओ। अकबर को फ़ोन दो। महाजन ने अकबर की तरफ रिसीवर बढ़ाया। अकबर ने कुछ पल शंकर से फ़ोन पर बात की, फिर रिसीवर रखकर कह उठा, चलिए मैं आपको कमरा दिखा दूँ। अकबर ने उन्हें गेस्ट हाउस के ऐसे कमरे में ठहराया जिसके बाहर से लोगों का आना जाना नहीं था। कोने में पड़ता था वो कमरा। आप दोनों यहीं भीतर ही रहें। शंकर साहब ने आपसे ऐसा ही कहने को कहा। वो इंटरकॉम पड़ा है। 9 अंक डायल करके रिसेप्शन पर आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, महाजन बोला। इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह दीजिए। 2 कॉफ़ी भिजवा देना। ऐसे मौसम में कॉफ़ी की अपेक्षा कहवा पीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठंड से राहत मिलेगी। कहवा भी चल जाएगा। अकबर सिर हिलाकर जाने लगा तो मोना चौधरी बोली, शंकर कब तक आएगा? कभी भी आ जाएगा, पास ही कहीं होंगे। घंटा भर पहले तो यहीं थे। मोना चौधरी ने सिर हिला दिया। अकबर बाहर निकल गया। इस इलाके में गेस्ट हाउस की क्या ज़रूरत हो सकती है? बाहरी लोग तो आते नहीं होंगे, महाजन बोला। मैंने 2-3 मिलिट्री वालों को गेस्ट हाउस से बाहर जाते देखा था, मोना चौधरी ने कहा। कमरे में नज़र दौड़ाई। डबल बेड था वहाँ, रज़ाइयाँ थीं, लकड़ी की अलमारी थी कपड़े टांगने के लिए। एक तरफ दीवार में खिड़की लगी थी जिस पर पर्दा टंगा था। मोना चौधरी ने पर्दा हटाया तो खिड़की के शीशों पर कोहरे के गीलेपन को चिपका पाया, जिसकी वजह से बाहर देखना संभव नहीं था। मोना चौधरी ने खिड़की खोली तो सर्द हवा का झोंका भीतर आया और शरीर को कपा गया। खिड़की से बाहर खाली ज़मीन और आगे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े दिखाई दे रहे थे। टोली के रूप में कोहरे का ढेर हवा संग घूमता नजर आ रहा था।
मोना चौधरी ने खिड़की बंद करके पर्दा लगा दिया, फिर पलटी। महाजन को उसने बेड पर बैठकर जूते उतारते पाया। शंकर सीमा पार कराने का काम करता है, मिलिट्री वालों से इसने बना रखी होगी। ऐसा ही होगा, बिना भीतरी सहायता के यह काम कर पाना संभव नहीं। कुछ ही देर में अकबर स्वयं कहवे के 2 गिलास ले आया। कहवा लीजिए, सर्दी का एहसास कम हो जाएगा। मोना चौधरी और महाजन ने कहवे के गिलास थामे। ये बाथरूम है। अकबर एक अन्य बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, आपने देख लिया होगा। मोना चौधरी ने जूते उतारे और रजाई ओढ़कर कहवे के घूंट भरने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कहवे से ठंड का एहसास कम हो जाएगा? महाजन ने घूंट भरते हुए कहा। होना तो चाहिए। बढ़िया विस्की की बोतल ला देना। यहाँ तो रम चलती है, शरीर को पूरा गर्म कर देती है। मिलिट्री कोटी की एकदम बढ़िया रम चलेगी? अकबर बोला। चल जाएगी, अभी हाजिर कर देता हूँ। अकबर बाहर निकल गया। 8 बजे थे तब बाहर कब का अंधेरा छा चुका था और गहरा कोहरा छाया था। कोहरा इतना घना था कि 10 कदमों पर भी स्पष्ट देखना संभव नहीं हो पा रहा था। सर्दी और भी बढ़ गई थी। मोना चौधरी और महाजन रजाई में बैठे हुए थे। महाजन ने बोतल खोल रखी थी, एक पैक मोना चौधरी ने भी ले लिया था। तब दरवाजे पर आहट हुई। दरवाज़ा खुला और 50 बरस के सामान्य कदकाठी के व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने गर्म कमीज पजामा पहन रखा था, ऊपर पूरी भाँ का स्वेटर, गले में मफलर और सिर पर फर वाली गर्म टोपी थी। मोना चौधरी और महाजन की निगाह उस पर जा टिकी। मैं शंकर हूँ। वो ज़रा सा मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठते कह उठा, आप दोनों के नाम क्या हैं? मैं नीलू महाजन हूँ, ये मोना चौधरी। मुन्नू ने भेजा तुम दोनों को? शंकर ने पूछा। हाँ। मुन्नू से कैसे मिले? ये बेकार की बात है, मोना चौधरी बोली। शंकर ने शांत भाव से सिर हिलाया, फिर बोला, उस पार क्यों जाना चाहते हो? तुम बेकार के सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें पूछना चाहिए कि 20 लाख रुपया कहाँ है, मोना चौधरी ने पुनः कहा। शंकर की निगाह मोना चौधरी के चेहरे पर जा टिकी। बेहतर होगा कि तुम हमारे बारे में जान लो, उसके बाद तुम्हें काम करने में आसानी होगी। तुम लोगों के बारे में कुछ खास है जानने को? मैं इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी हूँ, सुना है नाम? शंकर चौंका, आंखें सिकुड़ी, होंठ भी सिकुड़ गए। तुम मोना चौधरी हो, वो वाली? उसके होंठों से निकला। हाँ वही हूँ मैं, तुम ठीक समझे। और तुम महाजन, मोना चौधरी के साथी? शंकर बोला। ओह, समझ गया। शंकर ने गहरी सांस ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ मेरे सामने बैठे हो। महाजन, नोट दो इसे। महाजन ने बोतल एक तरफ रखी और रजाई में हाथ डालकर कमीज के नीचे पैंट में फंसी हजार हजार के नोटों की गड्डियाँ निकालने लगा। पूरी 20 गड्डियाँ निकालने के बाद उसने पुनः बोतल उठाकर घूंट भरा। शंकर नोटों को देखता कह उठा, आ जाते पैसे, भागे थोड़े ना जा रहे हैं। इस काम में पैसे पहले लिए और दिए जाते हैं, मोना चौधरी ने कहा। शंकर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। तुम दोनों का कोई काम करके मुझे खुशी होगी, सच में। मैं तुम दोनों को 10 लाख में उस पार करवा दूंगा। हमें वापस भी आना है। कब? ये पक्का नहीं कब। ठीक है, मैं तुम लोगों को उस पार मुजफ्फराबाद का एक पता दूंगा। मेरा नाम लेना, वो तुम्हें इस पार पहुंचा देगा और उसका 10 लाख तुम रखोगे। महाजन बोला। आप फिक्र ना करें, हम में हिसाब किताब हो जाता है। उससे कहें लोगों को भी तो मैं उस पार पहुंचाता हूँ। महाजन ने सिर हिलाया। कब सीमा पार कराओगे? मोना चौधरी ने पूछा। आजकल बहुत सख्ती चल रही है, शंकर कह उठा। दौरे पर मिलिट्री के बड़े अफसर आए हुए हैं। जब से मुंबई पर हमला हुआ है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हमारा काम कब होगा? अभी 2 दिन तो रुकना पड़ेगा। बड़े ऑफिसर कल या परसों जाएंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। काम तो हो गई मोना चौधरी, शंकर मुस्कुरा रहा। यही तो मेरा काम है। यहाँ गेस्ट हाउस का क्या काम? महाजन ने पूछा। ये गांव जैसी जगह और मिलिट्री एरिया है, यहाँ मिलिट्री वाले भी ठहरते हैं। मिलिट्री वाले के रिश्तेदार कभी कभार अपने सगे से मिलने आ जाते हैं, वो भी यहीं ठहरते हैं। फिर उस पार इस पार का जो मेरा धंधा है वो इस गेस्ट हाउस के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्यों? मिलिट्री वालों को भी सेट रखना पड़ता है। उनकी सहायता के बिना तो इस पार उस पार परिंदा भी पार नहीं मार सकता। 5-6 ऑफिसरों या नीचे वालों को पूरी तरह सेट रखना पड़ता है। वो नोटों के साथ कुछ और भी चीज़ लेते हैं। मुझे ही सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं और उसके लिए गेस्ट हाउस की आड़ लेनी ज़रूरी है। क्यों करते हो ये काम? नोटों की खातिर? तुमने कभी ये सोचा है कि इस तरह सीमा पार करके आतंकी भी देश में आ सकते हैं? किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो आतंकी है। मेरी नज़रों में इस पार उस पार जाने वाले शरीफ लोग हैं। हर किसी की मजबूरी होती है आने जाने की, वरना खतरा मोल लेना किसे पसंद है? मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, वो ये काम करेगा, यानी कि काम तो हो गई, रुकेगा नहीं। फिर मैं ही क्यों ना करूँ? अब तुम दोनों उस पार जाना चाहते हो। ये काम मेरे द्वारा नहीं होता तो किसी और के द्वारा होता, लेकिन होता।
शंकर ठीक ही कह रहा था। दुनिया भर के हर देश की सीमा को लोग अवैध रूप से पार करते हैं। इस काम के वो भी पैसे देते हैं। समान बात है ये। फिर मेरी निगाहों में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद लोगों को उधर भेजता हूँ और लोग इधर भी आते हैं। मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लगता। महाजन ने घूंट भरा। मैं आप दोनों की और भी सहायता करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मोना चौधरी है। मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। क्या सहायता करोगे तुम? मुझे बताओ, पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? मेरे वहाँ अच्छे संबंध हैं, तुम लोगों का काम आसान कर सकता हूँ। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। कोई खास काम नहीं है हमें वहाँ, मोना चौधरी बोली। किसी से मिलना भर है। शंकर मुस्कुराया। दोनों को देखता क्या उठा। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। हमारे कमरे से बाहर निकलने में तुम्हें कोई समस्या है? मोना चौधरी ने पूछा। गेस्ट हाउस से बाहर गेस्ट हाउस से बाहर कम ही जाएं तो ठीक रहेगा। यहाँ बाहर के लोग जल्दी लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। गेस्ट हाउस के भीतर ही रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, शंकर ने कहा। यहाँ तुम दोनों को सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि गेस्ट हाउस से बाहर न जाएं। शंकर उठा और बेड पर पड़ी नोटों की गड्डियाँ समेटता क्या उठा। खाना भिजवा दूँ? हाँ। नोटों की गड्डियाँ थामे शंकर बाहर निकल गया। बेबी, महाजन घूंट भरने के पश्चात बोला, ये अभी हमारे 2-3 दिन खराब करेगा। हम इंतज़ार करेंगे, मोना चौधरी ने सोच भरे शांत स्वर में कहा। पाकिस्तान का शहर दाऊद खेल, सोमवार 31 तारीख सुबह 9:15 बजे। अली की वही जगह जहां इस वक्त वो कई दिन से मौजूद था, और मौजूद थे शाहिद, अदनान खान, नवाब, आबू मिर्ज़ा, असलम, नदीम, सैफ और बशीर। तभी एक काली लंबी कार उस बड़े से गेट के पास आ रुकी। शीशे भी काले थे कार के। फौरन भीतर से गेट के दोनों पल्ले खोल दिए गए। कार सरकी और मध्यम सी चाल से भीतर प्रवेश करती चली गई। आगे जाकर एक दीवार के पास वो कार रुक गई। उसी पल कार के आगे पीछे के दरवाजे खुले और गने थामे 3 आदमी बाहर निकले और सतर्कता से खड़े हो गए। नजरें हर तरफ घूमने लगी। फिर कार के पीछे वाले दरवाजे से चौथा आदमी निकला। शरीर पर कमीज पायजामा, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर साफा बांधा हुआ था। शेष तीनों का भी यही हुलिया था। वो एक तरफ बढ़ गया। तीनों सतर्कता से उसे घेरे साथ चलने लगे। आता जाता कोई भी सामने पड़ता तो आगे चलने वाले उस व्यक्ति के सामने आदर भाव से झुक जाता। एक चौड़े दरवाजे से वो चारों भीतर प्रवेश कर गए। भीतर जो भी मिलता उसे आदर भाव से सलाम करता। तभी एक तरफ से निकलकर अली उनके पास पहुंचा और साथ चलते कह उठा, ओह, आप पहुंच गए जनाब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। लड़कों को ठोक पीट कर तैयार कर दिया? उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। एकदम जनाब। तो जंग पर जाने के लिए तैयार हैं वो सब? बिल्कुल तैयार हैं जनाब। मौके पर जान तो प्यारी नहीं लगने लगेगी उन्हें? कैसी बात करते हैं जनाब, अली का पढ़ाया पाठ कभी भी दिमाग से मिटाया नहीं जा सकता। मुझे तुम पर नाज है। वो शांत भाव में मुस्कुराया। जो भी है, आप ही की मेहरबानी है, वरना अली क्या है। वे आगे बढ़ते रहे। सबको उनके हक में हरे हरे ख्वाब दिखा दिए? हाँ जनाब। जो लोहा जिस तरफ से गर्म था उस तरफ से ही मैंने झूठ की चोटें मारी। वे सब दिल्ली पहुंचने को बेताब हैं। वे समझते हैं कि जैसे दिल्ली उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। वो जाने को बेचैन है। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया है कि सबने काम के बाद सही सलामत वापस लौट आना है और यहाँ उनके लिए नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही होगी। इस बात को महसूस करेंगे तो तभी दिल्ली में बढ़िया ढंग से काम कर पाएंगे। फिर वो सब एक कमरे में पहुंचे। सारे युवक उसी कमरे में मौजूद थे। उन्हें देखते ही आदर भाव से खड़े हो गए। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और बेहद मीठे स्वर में कह उठा, कैसे हो मेरे बच्चों? आपका हाथ हम पर है तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है, शाहिद ने कहा। उसने सब पर भरपूर निगाह मारी। तो तुम सब दिल्ली जाने को तैयार हो? हाँ जनाब। याद होगा तुम सबको कि मैंने कहा था कि हमें दिल्ली में बंधक चाहिए। इस ढंग से लोगों को बंधक बनाना है कि हिंदुस्तान की सरकार तुम सबके आगे झुके और तुम्हारी मांगे माने। उस वक्त क्या मांगे रखनी है ये तब अली सैटेलाइट फ़ोन पर बताएगा तुम सबको। सरहद पार कराने के बाद तुम सब लीडर के हवाले हो जाओगे। वो जो कहे वही तुम सबको करना है। कहीं भी किसी भी मौके पर डर को अपने पास नहीं आने देना है। तुम सब हर वक्त सुरक्षित रहोगे। लीडर के आदमी तुम सबको अपनी नज़रों में रखेंगे और हर तरह के खतरों से दूर रखेंगे। दिल्ली में जब काम पूरा हो जाएगा तो अली बताएगा कि उसने तुम लोगों की वापसी का क्या इंतज़ाम कर रखा है। सब कुछ तय हो चुका है। बस तुम सबको अपने काम को बढ़िया ढंग से अंजाम देना है। वो बोलता रहा, कहता रहा। सब सुनते रहे। अली खामोशी से खड़ा था। तीनों गनमैन सतर्क थे। करीब आधा घंटा उसके होठों से शब्द निकलते रहे। फिर वो अली के साथ एक अन्य कमरे में पहुंचा। अली, जनाब, इन 10 को जितनी जल्दी हो सके सीमा पार करा दो और लीडर को खबर कर दो। ठीक है जनाब, मैं जल्द से जल्द ये काम करा देता हूँ, अली कह उठा। टिथवाल, 1 तारीख मंगलवार,
शंकर गेस्ट हाउस, शाम 4 बजे। मोना चौधरी और महाजन उसी कमरे में थे कि शंकर भीतर आया। मिलिट्री के बड़े ऑफिसर आज शाम को वापस जा रहे हैं, शंकर कह उठा। तो आज रात हमें सीमा पार करा दोगे? मोना चौधरी ने उसे देखा। आज रात तो ये काम नहीं हो सकता, अलबत्ता कोशिश करूंगा कि कल रात ये काम कर दूं। मतलब कि आज की रात भी हमें यहीं बितानी होगी? महाजन ने होठ से कोड़े। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अभी उस पार कर देता, लेकिन मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कल रात सही, महाजन बोला। मुझे एक बोतल और भिजवा दो। शंकर बाहर निकल गया। टिटवाल, 2 तारीख बुधवार, शंकर गेस्ट हाउस, सुबह 10:30 बजे। महाजन कुछ पहले ही सोकर उठा था, जबकि मोना चौधरी गर्म पानी से नहा चुकी थी। खिड़की से बाहर झाँका तो आज भी मौसम का बुरा हाल ही पाया। कोहरा और ठंडक ने अपनी चादर बिछा रखी थी। मोना चौधरी कमरे से बाहर निकली कि सामने से आता शंकर दिखा तो ठिठक गई। गुड मॉर्निंग मोना चौधरी। जवाब में मोना चौधरी ने सिर हिलाया और उसे प्रश्न भरी नज़रों से देखा। मैंने बात कर ली है। पास आकर वो ठिठका। आज रात तुम दोनों को उस पार करा दूंगा। थैंक्स। मैं तुम्हें मुजफ्फराबाद स्थित उस आदमी का पता दे दूंगा कि उसके पास पहुंचकर मेरा नाम लेना। वो तुम दोनों को सुरक्षित इस पार पहुंचा देगा, शंकर ने कहा। सीमा पर दोनों तरफ मौजूद सैनिक कैसे लोगों को आने जाने देते हैं? मोना चौधरी ने पूछा। दोनों तरफ के सैनिक आपस में तालमेल बिठा के रखते हैं। हम यहाँ से उधर भेजते हैं लोगों को, तो वो भी उधर से इधर भेजते हैं। इस बात का पूरा हिसाब किताब रखते हैं सैनिक कि कितने आदमी इधर आए या उधर गए। जितने इधर आएंगे उतने ही उधर जाएंगे, कितने उधर जाएंगे उतने ही इधर आएंगे। लेकिन ये काम रोज़ नहीं होता, सप्ताह में एक बार या कभी 10 दिन में एक बार होता है। और जो खबरें आती हैं कि घुसपैठ के वक्त सीमा सुरक्षा बल ने लोगों को मार गिराया, वो क्या होता है? वो लोग चोरी छिपे सीमा पार कर रहे होते हैं, तो उन पर नजर पड़ते ही सैनिक उन्हें शूट कर देते हैं। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा। अजीब दास्तां है सीमा की। यहाँ के अपने नियम कायदे हैं, तुम इस तरफ ध्यान मत ही दो तो ठीक होगा, शंकर बोला। क्या सब सैनिक ही ऐसे करते हैं? तुम्हें सहायता करते हैं? मोना चौधरी ने पूछा। सब नहीं, शंकर मुस्कुराया। सब बेईमान कैसे हो सकते हैं? लेकिन 100 में से 2 सैनिक तो ऐसे होते हैं जो कि पैसों की खातिर ये काम करते हैं, वो भी अपने साथियों की निगाहों से बचकर। एक सैनिक के हिस्से 100 मीटर का हिस्सा आता है, जहाँ की उसने निगरानी करनी होती है। 100 मीटर काफ़ी दूर तक की जगह होती है। अपने साथियों की नज़रों से बचकर रात को लोगों को उधर भेजा और उधर से लाया जा सकता है। तो आज रात हमारा सीमा पार कर जाना पक्का रहा। मेरी तरफ से तो पक्का ही है। ठीक है, मुझे नाश्ता भिजवा दो या इंटरकॉम पर अकबर से कहूँ? मैं उधर ही जा रहा हूँ, कह देता हूँ, कहकर शंकर चला गया। मोना चौधरी कमरों के आगे बनी चौड़ी गैलरी में ही टहलने लगी। 2 मिनट ही बीते होंगे कि उसका फ़ोन बजा। हेलो, मोना चौधरी ने बात की। क्या तुम काम पर लग गई हो? अजीत सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी। आज रात सीमा पार कर ली जाएगी, मोना चौधरी ने कहा। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, वापस दिल्ली आकर मैं ही तुम्हें फ़ोन करूँगी। वैसे भी सीमा पार करने के बाद फ़ोन काम करना बंद कर देगा। मुझे यकीन है कि तुम सफल होकर वापस जिंदा लौटोगी। ज़रूर, मोना चौधरी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मोना चौधरी कमरे में पहुंची। शंकर कहता है कि आज रात हम सीमा पार कर लेंगे, मोना चौधरी ने महाजन से कहा। यह तो अच्छी खबर है, महाजन क्या उठा। नाश्ते के लिए तैयार हो जाओ, आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के 7वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।